फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आ गया है, उसका डेट आ गई है कि अब दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होगा। 17 जो है सितंबर से उसका जो फॉर्म फिलअप करने वाला टाइम है वो स्टार्ट हो गया है और लगभग 16 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरने की सोच रखी है वो लोग अपना अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। लास्ट टाइम के वेट ना करें कि जब 15 अक्टूबर को भरेंगे, क्योंकि तब तक सर्वर काफ़ी बिजी हो जाएगा। तो अभी से ही आप लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप करें, और फॉर्म फिलअप करना एक साइड है, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं रहेगी तो फॉर्म फिलअप करके भी क्या ही होगा। तो चलिए इसी को नज़र में रखते हुए हम लोग आज से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे सीटेट। और किसके लिए, तो जो हमारा सेकेंड पेपर होता है जिसको हम लोग एसएसटी के नाम से जानते हैं, एसएसटी, उसमें हम लोग उसी की प्रैक्टिस सेट अपने इस चैनल पे करने वाले हैं। अब डेली आपको एक क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज पे मिलेगी, यानी कि एक दिन जो है एक दिन का गैप करके आपको ये क्लासेस रेगुलर मिलते रहेंगी। कब तक? 24 नहीं 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर तक इस पे आपको अल्टरनेट डेज पे जो है ये क्लासेस मिलेंगी, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद रेगुलर ये क्लासेस आपको इसी चैनल पे डेली मिलेंगी। डेली की डेली हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक ही चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, और वो है क्या? वो है हमारा एसएसटी। तो चलिए आज देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी हमारा जो है प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, स्पेशली जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम था जिसके लिए हमने वीडियोस बनाए थे, उन लोगों को ये पता होगा कि हमने बहुत ही ठीक ठाक वीडियोस बनाए थे। ठीक ठाक दैट मीन्स जो भी वीडियोस बनाए हैं सारे वीडियोस से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली जो हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया था, फिर चाहे वो विविधता का टॉपिक हो या एक दो टॉपिक्स और पढ़ाए थे, ज़्यादा टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि हमारा चैनल उस टाइम पे एकदम नया नया था, तो हमारे पास उतने स्टूडेंट्स नहीं थे। अभी लेकिन अब इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम उनके लिए रेगुलर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है इसमें आपको है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था दैट मीन्स उसमें जो है नागरिक शास्त्र है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक्स है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल जो है 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन 60 क्वेश्चंस में एसएसटी में जो सब्जेक्ट वाइज है वो 40 क्वेश्चंस है, बाकी जो 20 क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, तो वो पेडागोजी से आते हैं। तो हम लोग इन्हीं 40 नंबर को जो है टारगेट करते हुए चीज़ों को करेंगे। और चलिए अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है वो नहीं गुजरती है। बहुत ध्यान से देखना है, हमसे पूछ क्या रहा है, सही या फिर गलत। हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि याम्योत्तर जो रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ से ये नहीं गुजरती है। जबकि हमारा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का जो नैनी है, नैनी, उत्तर प्रदेश का नैनी, और ये नैनी है, दरअसल मैनी मत पढ़िएगा इसको, ये है नैनी, तो यहाँ से गुजरती ही है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। टोटल 5 राज्य हैं ऐसे जहाँ से भारतीय जो मानक रेखा है वो गुजरती है। मानक रेखा दैट मीन्स समय की जो मानक रेखा है वो गुजरती है। और ये भारतीय जो मानक समय रेखा है वो है क्या एग्जैक्टली, उसको अन्य अगर हम उसको जो है संख्या में डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, तो वो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसे ही हम लोग कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। और ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उन 5 राज्यों में आप देखिए कि हमारा यूपी आता है, यूपी के साथ साथ एमपी आता है, एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी आता है, और इसके साथ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्रा। टोटल 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनसे हमारी ये मानक रेखा होकर के गुजरती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र नहीं। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि माल ए और जेड पूरक हैं तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जेड ए के लिए मांग में वृद्धि, वस्तु ए के लिए मांग में कमी, या फिर वस्तु जेड के लिए मांग में कमी, या वस्तु जेड के लिए मांग में वृद्धि।
तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु के लिए मांग ए में, मतलब जो वस्तु ए है इसकी जो डिमांड है उसमें कमी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि उसके जो प्राइस है वो हाइक हो जाते हैं, प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। तो वैसे ही आप देखिए कि जो जेड है इसकी बात कर रहे हैं कि अगर जेड की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो जेड की कीमत में वृद्धि हो रही है, दैट मीन्स इसकी डिमांड अधिक है, लेकिन जो वस्तु ए है इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है और आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, अब बताइए कि वह कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में, असम में, सिक्किम में या फिर मेघालय में। तो ये तो सभी को पता होगा, बड़ा मतलब फेमस सा क्वेश्चन है ये कि जो हमारा कंचनजंगा है वो कहाँ पे है। तो ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको सिक्किम में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। और आगे देख लेते हैं जो हमारा सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो वैसे तो इसको स्थापित कर दिया गया था 1977 में, लेकिन आगे चल करके इसको जो है, हाँ 1977 में ही इसको जो है स्थापित किया गया था। आगे हम देख लेते हैं जो हमारा आगे है, जैसे कि आप देखिए मेघालय, मेघालय में कौन सा है, मेघालय में आपको एक फेमस सा मिल जाएगा नोकरेक। और असम में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग के जो गैंडे होते हैं, यानी कि वन हॉर्न राइनो, इसके लिए फेमस है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल है ये सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है सुंदरवन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, ये आया है बौद्ध ग्रंथ से। आपने देखा होगा जो हमारा हिस्ट्री है उसमें हर बार बौद्ध जो धर्म है उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देखिए, कह रहे हैं जो त्रिपिटक है उसके बाद डैश डैश की पवित्र पुस्तकें हैं, यानी कि जो त्रिपिटक है वो किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, आपको यही बताना है। सिख धर्म, जीव धर्म या फिर जो है बौद्ध धर्म या मुस्लिम। तो सभी को पता है कि ये जो है जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। और इन त्रिपिटक के अंतर्गत 3 जो पिटक हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हें भी आप जानिए। एक तो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा कौन सा है, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा आप देखिए कि अभिधम्म पिटक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है अभिधम्म पिटक। और ये जो मतलब कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, इनका संकलन किनके द्वारा किया गया था, तो इनका जो संकलन है वो आनंद और उपाली के द्वारा किया गया था, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कौन, आनंद एंड उपाली, आनंद एंड उपाली के द्वारा इसका संकलन किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ना, फर्स्ट जो बौद्ध संगीति हुई थी उसी में इनका संकलन किया गया था। ये जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक, इसका संकलन 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। जबकि जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है इनका आनंद और उपाली के द्वारा जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में वहाँ पे हुआ था। फिर से बता रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका जो संकलन है ये 483 ईसा पूर्व में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी ये भी याद रखिएगा। तो ये जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगीर में हुई थी। और मतलब कि ये हो गया। फिर हमने देखा जो अभिधम्म पिटक है इसका जो है यहाँ पे नहीं, यानी कि पहली बौद्ध संगीति में इसका संकलन ना हो करके जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो तीसरी बौद्ध जो संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके टाइम पीरियड में हुई थी ये भी याद रखिएगा। तो जो अशोक है, अशोक महान, बहुत नाम सुना होगा आपने, उनके टाइम पीरियड में हुई थी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति। उसमें जो अभिधम्म पिटक है उसका संकलन किया गया था। और ये कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तो याद रखिएगा इसको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। वैसे तो मैंने सब कुछ एकदम क्लियर ही बताया है। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो इन सबको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत भी है आपको। अभी हम देखेंगे, ये हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो अनवरत योजना है यानी कि रोलिंग प्लान है उसको लागू किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं या फिर 9वीं। तो ये क्वेश्चन एक बार हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
राइट आंसर इसका होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी को ख़त्म करके जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये रोलिंग प्लान लाया गया था 6 सालों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर जाती है और फिर से इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं और उन्होंने 5वीं ये जो रोलिंग प्लान है इसको ख़त्म करके फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मतलब कि जो पॉलिटी है यानी कि नागरिक शास्त्र या सिविक्स या फिर आप लोग जो भी कहते हो उससे आ गया है। कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा के रूप से संदर्भित किया गया था? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 32, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो जो अनुच्छेद 32 है वो भाग 3 का हिस्सा है और हमारा जो संविधान का भाग 3 है उसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार टोटल कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मौलिक अधिकार वाली मेरी वीडियो ना देखी हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, हमने लूसेंट पॉलिटी के नाम से मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग वहाँ से जा करके पूरा का पूरा मौलिक अधिकार कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर आप देखिए जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 32। और ये आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा क्यों कहा है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि सपोज दैट कल को आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका कोई हनन कर रहा है तो उसका कोई तो होना चाहिए ना जो उसका संरक्षण प्रदान करे, उनको मना करे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 32 है वो यही करता है। आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये कहने कि देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट के संरक्षक हैं, आप हमें संरक्षण दीजिए। तो जो आर्टिकल 32 है इसी के तहत लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और इसी वजह से जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। आप देखेंगे कि जो संविधान का हृदय या आत्मा है ये कई चीज़ों को कहा गया है, लेकिन जब डायरेक्टली आपसे मतलब कि बी आर अम्बेडकर जी का नाम लेके पूछा जाए तब आप आर्टिकल 32 मारेंगे। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस भाग को कहा गया है। जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो 7th क्लास की है उसमें मैंने देखा है उसमें लिखा हुआ है भाग 3 को क्या कहते हैं? भाग 3 को भारत का मतलब भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि किस भाग को कहा जाता है तो वो हो जाएगा भाग 3। अगर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 32। लेकिन अगर वैसे ही पूछ लें कि संविधान की आत्मा कौन सी है तो आप बताइएगा भैया जो हमारा प्रियम्बल है यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों को याद रखिएगा। अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि जो संविधान की आत्मा है वो क्या है तो वो प्रस्तावना है। कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहेंगे तो वो भाग 3 है। और बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किसको कहा गया है तो वो है अनुच्छेद 32। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ये भी हमारा पॉलिटी से ही है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? आपके पास 4 अधिकार हैं, सॉरी 4 जो है ऑप्शन है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, और तीसरा है कि राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, और चौथा है संसद में नियमन व क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए यानी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो नए राज्यों के गठन की बात है तो आर्टिकल 2 और 3 जो है, जो आर्टिकल 2 और 3 है ये जो है हमारे नए राज्यों के गठन की बात करता है। और आर्टिकल 2 जो है विदेशी राज्यों या मतलब कि जो राज्य नहीं हैं अभी जो है जिनका अस्तित्व नहीं है उनकी बात करता है। जैसे सपोज दैट कल को नेपाल का कहे करेंगे पाकिस्तान की कोई जो है ज़मीन है, हम चाह रहे हैं कि उसको हम अपने में मिला लें और हमने युद्ध किया व कोई भी बात हुई कैसे भी करके हमने उसको अपने में मिला लिया। तो हमने ये जो मिलाया उसको अपने में वो हमारे भारत देश का हिस्सा हुआ। ये किसके तहत हुआ? ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ। तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप इस सिंपल जो है जो मतलब कि कानून वगैरह बना करके संसद ये काम कर सकती है। वैसे जो हमारा आर्टिकल 3 है, अगर सपोज दैट कल को एमपी से कुछ हिस्से को काट करके उसको यूपी में मिलाना है तो ये काम भी आर्टिकल 3 के तहत जो हमारी संसद है वो इत्मीनान से कर सकती है कानून बना करके। उसके लिए भी उसको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन
अगर जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है तो उसके लिए फिर उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये जो हमारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है ये कहाँ बताई गई है, तो ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल है 368 वहाँ पे बताया गया। और ये किस भाग में है, तो ये भाग 20 में शामिल है। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आप देखिए कि हमारा हिस्ट्री से है। और कौन सी हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत देश में आई थी उनसे रिलेटेड है। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1773 का विनियमन एक्ट, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया था। लेकिन याद रखिएगा, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। चाय का व्यापार और चीन के साथ साथ में अफीम का जो व्यापार है, ये व्यापार करने की छूट अभी भी किनके पास थी, तो इस पे अभी भी एकाधिकार था किनका, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे चल के पूरी तरह से इनका जो एकाधिकार है वो कब समाप्त हो जाता है, तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है उसके साथ इनका पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। और इसमें कुछ युद्ध दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो कौन से समय काल में हुए थे या किस ईयर में हुए थे। सबसे पहला है हमारा बक्सर का युद्ध, बहुत ही फेमस है, प्लासी का युद्ध एंड हल्दी घाटी का युद्ध। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले 1757 में हुआ था। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में, बहुत फेमस है ये। प्लासी के जस्ट बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और बहुत पहले ही एक युद्ध हो गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध, और किन के मध्य हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 में। तो अगर इसका राइट आंसर देखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बी, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध 1757। और तीसरा में आप देखिए कि 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, सी एंड ए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है इसका ऑप्शन, नहीं यही नीचे ही है, बी, सी एंड ए। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली संबंधित तो है, मतलब साइंस से ही समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसको ज्योग्राफी में जो है रिलेट करके पढ़ लीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है हाइग्रोमीटर, क्या इससे वायुमंडल का जलवाष्प मापा जाता है। लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व। जो एनीमोमीटर है वायु की गति। और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो लैक्टोमीटर है वो तरल का घनत्व तो नहीं मापता है, बल्कि जो दूध दही होते हैं ना उनकी जो है शुद्धता का माप करता है। तो दूध दही की शुद्धता का माप करने वाला जो मीटर होता है वो है लैक्टोमीटर। तो इसका जो गलत युग्म है वो वही है ऑप्शन बी। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये देखिए, भूकंप, मतलब ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कह रहा है कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का जो अध्ययन है ये किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा हुआ है। देखिए हलंत लगा है, इस वजह से एकदम सही है। सामान्यतः लोग इसको ऐसे लिखते हैं अध्ययन, लेकिन अगर ये हलंत लग गया है तो इसका मतलब ये है कि ये आधा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ गलत लिखा हो, गलत नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा है। तो हम देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी, या फिर सभी माप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन जो बी है, यानी कि भूकंप विज्ञान, वही इसका सही मतलब कि उत्तर हो जाएगा। तो जो पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल है इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका अध्ययन जो किया जाता है वो भूकंप विज्ञान की सहायता से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं उनको समझ करके किया जाता है। और इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना हम। और ये क्वेश्चन भी ना जो हमारा पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है वहीं से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, या फिर प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, या फिर प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, या सुकरात और प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्लेटो हैं वो सुकरात के शिष्य थे। तो जो प्लेटो हैं वो सुकरात के शिष्य थे और जो अरस्तु हैं उनके गुरु थे।
अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो ये आप थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ये दरअसल ये आपके काम का नहीं है, गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी जियोग्राफी से ही है। कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब वैज्ञानिक आ गया तो ये मत समझने लगिएगा कि ये मतलब विज्ञान से क्वेश्चन है, विज्ञान से नहीं है, ये किससे है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पहला है होमो नाइग्रिस, या फिर मेलेंजेना सेपियंस, या फिर होमो सेपियंस, या टिग्रिस सोलेनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होमो सेपियंस। तो जो मानव का वैज्ञानिक नाम है, जो आज हम लोग मानव हैं, हमारा ही नाम है क्या, होमो सेपियंस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर यानी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि रुक्मणी देवी जो अरुणडेल है, ये नृत्य के किस रूप में प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उसकी जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार का जो है अधीन ना हो करके किसके, तो केंद्र के अधीन काम करती है, केंद्र के अधीन काम करती है। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारी 7वीं अनुसूची है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, लूसेंट ज्योग्राफी के नाम से है। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, और ये जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें आप देखिए कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र राज्य और जो है संबंधों के बारे में बताया गया है कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा, केंद्र से ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाएगा, और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएगा। तो इनको इसी में डिवाइड किए गए हैं। इनमें कुछ मतलब कि कार्य हैं जो अलग अलग से डिवीजन हुआ है उसका। तो जैसे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई काम हो गया, विदेशी जो नीतियां हैं उससे रिलेटेड कोई काम हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किनके द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा। जो राज्य है वो पुलिस वाला काम देखता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला हो गया उसको देखता है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो इन सारी चीज़ों को कौन देखता है, तो राज्य देखता है। लेकिन यद्यपि ये राज्य सूची का विषय है, उसके बाद भी आप देखिए कि जो दिल्ली की पुलिस है वो राज्य सूची के अधीन यानी कि राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करती है, बल्कि केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो हमारी जो है मतलब कि राजधानी है। तो अगर राजधानी में जो है पुलिस जो है केंद्र के अधीन ना काम करके राज्य के अधीन काम करेगी, तो पता चला कि राज्य में पता चला किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो वो लोगों का जो हित है वो आपस में टकराता रहेगा, और देश के लिए आपस में अगर राजधानी में ही टकराते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से ही जो है जो केंद्र के अधीन जो है दिल्ली की पुलिस करती है, यद्यपि जो है पुलिस वाला मामला है वो राज्य के अधीन होता है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य और जो केंद्र है दोनों ही कानून बनाता है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है या बनाया गया कानून है वही मान्य होगा। और ये जो समवर्ती सूची है इसको हमने कहाँ से लिया है, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रावधान है, उससे हमने बहुत सारे देशों से कॉपी किया है। कॉपी दैट मीन्स उसमें कुछ सुधार करके उसको अपने संविधान में शामिल किया है। तो वैसे ही समवर्ती सूची जो है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये बड़ा मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। और समवर्ती सूची में जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, वन हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो ये आपको मिल जाएंगी इसी जो हमारा समवर्ती सूची है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य जो रिलेटेड चीज़ें थे वो भी मैंने बता दिया, क्यों जो है दिल्ली जो है वो पुलिस दिल्ली पुलिस राज्य के अधीन ना होकर के केंद्र के अधीन है, ये सारी चीज़ें भी मैंने बता दी। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। फिलिपो पैसिनी, रॉबर्ट कोच, या फिर एम लॉवेरॉन, या फिलिक्स हॉफमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि जो फिलिपो पॉकिनी है इनके द्वारा किया गया था हैजा के रोगाणुओं की खोज। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये जो है थोड़ा मतलब कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर के ही है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जो हुनर हाट प्रदर्शनी है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो वो कभी जो है रहा हो करंट अफेयर का मामला, तो कुछ दिनों के बाद अगर
हमेशा के लिए उस तरह की चीज़ें होती रहती है। जैसे हुनर हाट है ना, ये हमेशा ही होता रहता है, लगभग हर साल ही होता है। तो ये इसका जो है स्टार्टिंग कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ामों में। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुष्कर मेला 2016 या IITF नई दिल्ली 2016 या फिर सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2017 या कुंभ मेला 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है, यानी कि IITF नई दिल्ली 2016 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणु हैं इनकी खोज किनके द्वारा की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रिस्टियन बर्नार्ड, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन या फिर दिमित्री इवानोव्स्की या फिर मार्टिनस विलियम बेंजरिक। आपके पास 4 ऑप्शन यही हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन जो है कौन सा है, चार्ल्स लेवेरियन। तो जो चार्ल्स लेवेरियन है वो आपको कहाँ दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं दरअसल। चार्ल्स है, दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, देखिए दिख ही नहीं रहे थे चार्ल्स लेवेरियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणु हैं इनकी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी स्टैटिक जीके हो गया है कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, विद्युत प्रदान करना, LED बल्ब प्रदान करना या फिर LPG कनेक्शन प्रदान करना या गांव की सड़कों का निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि LPG कनेक्शन प्रदान करना। और ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछा जाता है। और ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि केवल सीटेट में काम आएंगे, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं वहीं काम आएंगे, फिर चाहे ये यूपी टेट हो, सीटेट हो या फिर सुपर टेट हो, सभी में ये सारे क्वेश्चंस कारगर रहेंगे। तो चलिए, ये रही आज की अपनी क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।